आज पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है सरकार। नौकरी पेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम हो सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है सरकार। नौकरी पेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से घट सकती है सोने चांदी की कीमत। आपको बता दें कि लगातार सोने चांदी की कीमतों में बढ़ाव देखा जा रहा था, जिसके बाद अब आशा है कि इनकी कीमतों में गिरावट होगी। आज केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा संसद में। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री 9वीं बार आज बजट को पेश करेंगी। इस बजट में 5 बड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम टैक्स तक फ्री हो सकती है। इनकम इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा सकती है। आज देश का बजट पेश किया जाएगा संसद भवन में। मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वीं बार बजट को पेश करेंगी। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे संसद में बजट को पेश करेंगी, जिसमें कि कई सारी घोषणाएं की जा सकती है। 5 प्रमुख बड़ी घोषणाएं जिसके लिए आम जनता से लेकर सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति तक इंतजार कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। 13 लाख की इनकम तक इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने चांदी की कीमतें भी अब घट सकती हैं। तो पीएम किसान योजना की राशि 6 से 9,000 करने की उम्मीद है। 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान भी किया जा सकता है। रेलवे को मिल सकता है अब तक का सबसे बड़ा फंड। आयुष्मान भारत योजना का बढ़ाया जा सकता है दायरा। ये वो बातें हैं जिनके बारे में आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय बजट में इन सभी चीजों को रखा जाएगा, आम जनता का ध्यान रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, चूंकि ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है 50%, और ऐसे में भारत का ये बजट भारत को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए। किस तरीके से भारत आर्थिक तौर पर मजबूत बन रहा है और विश्व की इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इस तरीके का बजट को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है लगातार। अमेरिका की वजह से और आसपास के देशों की वजह से जिस तरीके से आर्थिक संकट गहराया हुआ है, सरकार की पूरी कोशिश है कि ये बजट देश को लाभ पहुंचाने वाला हो। क्योंकि पिछली बार जब टैक्स में कटौती की गई थी, उससे सरकार को राजकीय कोष में कमी हुई थी, जिसके बाद से अब जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी चीजों को कम किया जाए या थोड़ा बढ़ा दिया जाए। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस बजट पर। सवाल है कि होम लोन ब्याज घटेगा या बढ़ जाएगा, आम आदमी को इससे क्या राहत मिलेगी। बजट 2026-27 आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में पेश करेंगी। 9वीं बार बजट पेश करने वाली मंत्री बनेंगी। इससे पहले पी चिदम्बरम जैसे नेता लोग बजट पेश कर चुके थे, लेकिन अलग अलग सरकारों में उन्होंने बजट पेश किया। लेकिन लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएगी निर्मला सीतारमण, क्योंकि आज 9वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी 11 बजे। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना का भी इसमें दायरा बढ़ाया जा सकता है। कई सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात भी हो सकती है, क्योंकि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और इसी के चलते वित्त मंत्री का ये बजट, जिसमें कि कई सारी राहत देने की भी घोषणाएं हो सकती हैं। इसी के साथ तेल को लेकर भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार यूरोपीय देशों से जो तेल आ रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तेल की कीमत भी बढ़ सकती है और इसीलिए सीमित समय पहले ही उन तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी और उस तरीके से कर बढ़ाया जा सकता है। टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है कि तेल की कीमतें बढ़ जाएं। और इसी बीच यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए एग्रीमेंट हुआ है भारत का, उससे भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। मिडिल क्लास लगातार सबकी निगाहें आज केंद्रीय बजट पर। हर राज्य में बजट को सुना जाएगा और आम जनता इस पर देखेगी किस तरीके से आज बजट में किस किस तरीके की राहत देखने को मिलेगी। आपका बजट 2026-27, जहां पर आज 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। सभी सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे और आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस बजट पर कि आज उस बजट से उस आम व्यक्ति को, उस आखिरी व्यक्ति को क्या लाभ मिल रहा है। देश का ये बजट क्या क्या राहत देगा।
हमारे साथ बनी हुई है हमारी रायपुर से सहयोगी छाया जायसवाल। छाया, क्या कुछ आज इस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें सामने निकल कर रही है। हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं प्रदीप तलरेजा। सबसे पहले छाया, आप बताइए किस तरीके से राज्य सरकार में लोग देख रहे हैं, उस तरीके से राज्य सरकार भी हो या आम जनता हो, किस तरीके से बजट को देख रही है, क्या क्या चीजें खास हो सकती है, आम आदमी को उससे क्या लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आज बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट पेश होना है और सुबह 11 बजे से बजट भाषण उनका शुरू होगा। 1 से डेढ़ घंटे तक तकरीबन ये बजट भाषण चलेगा। खास करके मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं बजट से। और राजधानी रायपुर के अनुपम गार्डन में इस वक्त में मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और सीधा इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं। आज बजट आ रहा है, केंद्रीय बजट। हम लोग लाफिंग क्लब के सभी सदस्य हैं और सभी लोग रिटायर्ड पर्सन हैं। तो इस एज में हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करे। मसलन कि बैंक डिपॉजिट जो है, बैंक डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग अभी इस एज में कोई काम तो कर नहीं सकते, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए। बैंक में जो डिपॉजिट है, जो ही हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम ही है। दूसरी चीज जो है LIC वगैरह, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है 70-72 साल के बाद करीब कोई कंपनियां नहीं लेती और लेती हैं तो हाई प्रीमियम पे करती हैं। और इसके करने के बाद भी जब क्लेम का नंबर आता है तो पूरा कार्ड दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट जो है ना ध्यान दे इसमें, क्योंकि अगर आपने 2 लाख रुपए खर्च किया तो आपको सेटलमेंट सिर्फ 40 से 50 हजार का देता है। ये गलत है। या तो हेल्थ इंश्योरेंस बंद किया जाए या सही उसका रिएम्बर्समेंट किया जाए। तीसरी चीज ये है, जो कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों को जो पहले जो छूट मिलती थी, रेलवे में जो छूट मिलती थी, वो छूट जो है आजकल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है ये तो समझ में नहीं आता। इतने साल नौकरी करने के बाद या राष्ट्र की सेवा करने के बाद भी हम लोग क्या गवर्नमेंट से इतनी उम्मीद नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? चौथी चीज लास्ट में ये है कि आपका इनकम टैक्स जो कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन को 60 साल के बाद में करीब फ्री करना चाहिए इनको, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं पेंशन के अलावा, या अपने बच्चों पे आश्रित हैं। कुछ लोग जिनको पेंशन मिल रहा है उनको पेंशन मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है वो अपने बच्चों पे आश्रित है। वो कहाँ से इनकम टैक्स पे करेंगे? तो ये हम सब सीनियर सिटीजन लोगों की डिमांड है। बिल्कुल, लगातार ये महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। क्या कहेंगे, ये कैसे कम होना चाहिए? इसके लिए क्योंकि लगातार बजट पेश करती है वित्त मंत्री, इस साल क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं आप लोगों को? क्या कुछ महंगाई कम हो सकती है? मेरे ख्याल से तो महंगाई तो कम नहीं होगा, जो है सो है। एक ही है, बजट एलोकेशन जो होता है हर साल, उसमें देखा जाता है कि 65% जो है वो सिर्फ बांटने में पेंशन है, सैलरी है और बाकी और भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम होते नहीं। 35% कुछ नहीं होता। आपका जो एलोकेशन होता है उसमें बड़े बड़े जो फैक्ट्री है, या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर लो, वहाँ पर जो R&D में काम नहीं होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता क्या है। हमारे छोटे छोटे जो देश है, जैसे कोरिया ले लिए, दक्षिण कोरिया, जापान वगैरह, वो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा है। हम वहाँ से टेक्नोलॉजी लेते हैं जो वहाँ मतलब पुराना हो जाता है। तो हमारे पास इतना बड़ा मैन पावर है, इतना बड़ा देश है, इतना अच्छा एलोकेशन होता है, क्यों ना R&D में पैसा खर्च किया जाए। आज हमको कोई फाइटर प्लेन लेना है तो हम दूसरे देश से लेते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? जब चाइना जो है अपने स्तर बनाता है, और एक अपन अगर देखा जाए आज से 50 साल पहले वहाँ भूखमरी थी। एक्चुअल में चाइना में बहुत उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, वो अपने आप को बनाया, आगे बढ़ाया। तो मेरा यही कहना है, जो हमारे जो शासन है, प्रशासन है, सरकार को, कि कम से कम बजट का एक मेजर पोर्शन जो है R&D में दिया जाए, ताकि यह देश जो है और आगे बढ़े। अभी ये देखा जा रहा है जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ पक्का पकाया ले लेते हैं, या कोई सिक यूनिट है उसको हैंडओवर कर लेते हैं। वो क्यों नहीं अपने स्तर पे, जब उनके पास पैसा फंड बहुत है, तो वो क्यों नहीं अपने स्तर में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक उसमें ज्यादा काम करे, ताकि इस देश के हित में और देश की उन्नति में आगे हो।
छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसानों को धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। क्या लगता है किसानों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आना चाहिए? अब किसानों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के खासकर किसान लोग इतने हलाल हो गए हैं कि जो खेत की जमीन है उसको बेच बेच के खा रहे हैं, और बाहर से जो भी किसान वो यहाँ आकर सस्ती जमीन लेकर उसी में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ही किसानों को यहाँ पे जो आम सुविधाएं हैं वो प्रदान करे, जिससे वो नए टेक्निक से किसानी कर सके और उनको सारी फैसिलिटी मिल सके। और महंगाई ये तो हर बार सुना जाता है। तो महंगाई के लिए सबसे पहले तो निम्न स्तर पर जो गरीब है उनके लिए बजट निकाला जाए, क्योंकि महंगाई कम हो रही है, इसमें कम कर दिए, उसमें कम कर दिए। जिसमें रहता है वो सब बड़ी बड़ी चीजें रहती है, महंगी चीजें, तो निम्न स्तरीय आदमी उसको खरीद नहीं सकता। तो पहले उनको सुविधा तो बनाओ, आप नीचे से ऊपर लाओ जब वो सारी चीजें ले सके। और सीनियर सिटीजन के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है वो सरकार ने बंद कर दी है कोरोना के टाइम से। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम इस पर विशेष ध्यान दे कि जो सीनियर सिटीजन के लिए ये तमाम जानकारियों के लिए हम बात कर रहे थे हमारी सहयोगी छाया जायसवाल से, जो कि बता रही थी किस तरीके से रायपुर के लोग सोच रहे हैं केंद्रीय बजट के बारे में। अब सीधे चलते हैं भोपाल की ओर, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा मौजूद है। प्रदीप, क्या कुछ भोपाल में देखा जा रहा है? वहां के लोग किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, किस तरीके से वहां के मंत्री हैं, जितने भी नेता लोग हैं, आम जनता है, बजट से क्या क्या उम्मीद है और किस तरीके से इस बजट को देखा जा रहा है? जी प्रदीप। देखिए, बिल्कुल आज अगर हम बात करें तो देश का एक बार फिर से बजट यानी आम जनता को किस प्रकार से राहत मिलती है या फिर आम जनता पे आने वाले समय में किस प्रकार से कई सौगातें देने का काम जो है वो केंद्र सरकार करने जा रही है, उसको लेकर देखिए अब 11 बजे के आसपास का वो समय रहेगा जब निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। लेकिन देखिए, बजट में कई चीजों को लेकर के चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर खासतौर पर हम बात करें तो इसमें जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होने की उम्मीद है, चाहे वो गोल्ड के लेकर के हो या तमाम ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रहती हैं। और जब हम व्यापारियों की अगर बात करते हैं तो व्यापारी समूह के जो अध्यक्ष भी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आज केंद्र का बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं सर आप इस बजट को? बजट इतने सालों से अच्छा आ रहा है तो इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट आएगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार हम महंगाई को देख रहे हैं या दूसरी जो चीजें हैं उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, महंगाई बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ रही है आदमी की। तो व्यापारी के लिए जब जब बजट का पिटारा खुलेगी निर्मला सीतारमण, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें होंगी, चाहे नौकरी पेशा लोगों को लेकर हम बात करें? जरूर सबके लिए सहूलतें होंगी, क्योंकि जो हम पिछले टाइम से देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ बजट के अंदर अच्छा ही आता है। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि हर किसी वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वृद्धजनों के लिए भी बहुत छूट जैसे देते हैं, इंटरेस्ट रेट बैंकों का ज्यादा होता है। हर किसी के लिए मोदी जी की सरकार में हर किसी का ख्याल रखने का अभी पूरा मुद्दा लेके चलते हैं, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि वो किसी को निराश नहीं करेंगे। प्रदीप, वहां पर कोई अगर युवा मौजूद हैं तो युवा से भी बात कीजिएगा कि युवा किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं की भी कड़ी नजर बनी हुई है केंद्रीय बजट पर। उनके लिए क्या कुछ खास है? अगर कोई युवा वहां पर मिलते हैं तो उससे बातचीत करके देखिए किस तरीके से वहां पर उनके क्या विचार हैं इस पर। अब लगातार देखते आ रहे हैं कि जब से बजट जो है वो आ रहा है और बजट को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है वो जरूर देखने में आती हैं। चूंकि बहुत सारे युवा व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। सर, आज बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? बजट अच्छा रहेगा, निर्मला सीतारमण पेश कर रही है। क्या लग रहा है युवाओं के लिए कितनी युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा? सबके लिए अच्छे होने की बात कर रहे हैं, कुछ और भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे जानते लेंगे। सर, आज बजट आने वाला है और लगातार हम देख रहे हैं कि बजट में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं, चाहे इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के बात हो या वंदे भारत जैसी जो कई सारी जो ट्रेन चलाने जाने की बात हो। कैसे देखते हैं आप लोग? सचिन भाई, तो देखिए
कहीं न कहीं जो है वो प्रदीप, मैं आप बजट पर को ले- आपके पास लौट कर आता हूं वापस। आप युवाओं को रखिएगा क्योंकि युवाओं का जानना बेहद जरूरी है। अब चलते हम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कुछ लखनऊ में देखा जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय बजट को सुनेंगे, वहां पर किस तरीके से चीजें देखी जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और काफी सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की जाती हैं। तो केंद्रीय बजट किस तरीके से आज राज्य सरकार को चीजें देगा, आम जनता के लिए क्या कुछ रहेगा? अभिषेक जी। जी अभिषेक, एक मिनट रुकिए भैया। हम चलते हैं मनीष यादव के पास, जो कि प्रयागराज में मौजूद है, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है प्रयागराज में? किस तरीके से वहां पर लोग बातें कर रहे हैं केंद्रीय बजट को लेकर? किस तरीके से चर्चा है केंद्रीय बजट की? जी मनीष। आज केंद्रीय बजट आना है, ऐसे में लोगों में काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल जिस प्रकार से बजट आता है वो इस में आता है, किसानों की बात होती है और तमाम चर्चाएं हो सकती है, क्योंकि 11 बजे के बाद बजट जो है वो पेश होना है। तो इसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, हमारे क्या देख सकते हैं जो बजट आएगा उसमें क्या होगा, क्योंकि लगातार भैया क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? आज आम बजट आ रहा है, तो क्या लग रहा है बजट किस तरीके से होगा? बोलिए, आप बोलिए, क्या कहें? आज हम मिर्जापुर जिले से आए हैं। हाँ, हमको लग रहा है संडे का दिन है, हमको लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, आज केंद्रीय बजट पेश होना है, तो युवा क्या सोचते हैं, किस तरीके का बजट वित्त मंत्री पेश कर सकते हैं? किसानों की बात की जा सकती, कौन सी बात ऐसी हो सकती है जो वो करते हुए नजर आएंगी? क्या कहेंगे, कुछ जानकारी है क्या? उनके बजट आ जा रहा है, कुछ किसके हित में आ सकता है, क्या देखते हैं बजट को? अरे बजट तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ विकास हो ही नहीं रहा। नहीं, पहले जो बजट आते मनीष, थे, इनसे सवाल ये पूछिए, किस तरीके से इनको समस्या है, क्या क्या समस्या और किस तरह से ये समस्याओं से समाधान चाहते हैं? इस तरीके से बजट के बारे में बता पाएंगे? आप ये बता दीजिए, क्या समस्याएं होती हैं जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं हो पाता? क्या नहीं हो पाता है आज का बजट जो आने वाला, क्या देखते, क्या कहेंगे उसमें? अरे अब मैं कुछ बोल नहीं पाता। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो तमाम लोग हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं भैया, अब वो तमाम युवा हैं जो आप देखें, आज केंद्रीय बजट पेश होना है, आज बजट आ रहा है, तो बजट किस प्रकार का होगा, किस तरीके से देखते हैं युवाओं को लेकर? और तो काफी कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छा, तो बेरोजगारी तो क्या जी होगा? मनीष, मैं आपके पास दोबारा लौटकर वापस आऊंगा। अब चलते हैं लखनऊ पर, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। अभिषेक, वहां पर किस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं? अगर कोई युवा मौजूद हो तो युवा से पूछेगा किस तरीके से उसकी नजर है केंद्रीय बजट पर, और आम जनता क्या कुछ सोच रही है बजट पर, बताइएगा। वर्ग के नेता मौजूद हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, और ये उत्तर लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और समझ रखते हैं बजट को लेकर या बजट से संबंधित और जो बातें हैं। विकसित भारत 2047 का बजट ये बताया जा रहा है, तो ऐसे में व्यापारियों को क्या उम्मीद है? सीधा से बातचीत करेंगे संजय गुप्ता जी हमारे साथ। ये बताइए कि आज का जो आम बजट पेश हो रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 का, क्या उम्मीदें हैं, कैसा बजट होना चाहिए? पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी आज के बजट के माध्यम से देश के व्यापार जगत को, देश के उद्योग जगत को, कृषि क्षेत्र को और विज्ञान क्षेत्र को छूने का काम करेंगे और सभी को कुछ न कुछ आज मिलेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये अपेक्षा करता है कि वित्त मंत्री जी आज रिटेल ट्रेड की पॉलिसी और ई कॉमर्स की पॉलिसी की घोषणा करेंगे, क्योंकि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। साथ ही साथ व्यापारी 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की अपेक्षा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जो व्यापारी जीएसटी का भुगतान करते हैं तो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिले, एमएसएमई लोन सस्ता दिया जाए और व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ बाजारों में सीसीटीवी कैमरे की योजना शुरू की जाए। महिला व्यापारियों को बाजारों में पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। साथ ही साथ जो बिल फॉर डिफॉल्टर हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जाएगा और यदि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, डिजिटल इंडिया को बनाना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS और जितने भी RTGS, NEFT हैं इन सबके चार्जेस खत्म करने चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। यदि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है तो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए और उद्योग जगत के लिए सरकार को
होना चाहिए। व्यापारी भी आम आदमी है, आम आदमी सभी के सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स को धीमे धीमे समाप्त किया जाए। और आज 12 लाख तक का जो उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी, यदि 1 रुपया भी 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो 4 लाख से फिर छूटना शुरू होती है। तो ऐसे में 15 लाख रुपए तक की इनकम बिल्कुल क्लियर कट इनकम टैक्स स्लैब में आप बिल्कुल मांग कर रहे हैं होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक व्यक्ति दे रहा है तो इनकम टैक्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठीक है, उसमें समय लगेगा तो उसको भी और बढ़ाना चाहिए। 15 लाख रुपए की इनकम बिल्कुल क्लियर कट ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई देखिए बिल्कुल 15 लाख रुपए तक जो जीएसटी का जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो 15 लाख रुपए तक रखना चाहिए। 15 लाख के ऊपर टैक्स की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध निगम है, ये भी व्यापारी हैं। आज के बजट से क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, पिछले जैसे व्यापारी सरकार बनी है तो ऐसे व्यापारियों की सरकार, तो हम लोग लगातार बजट में हर बजट में उससे उम्मीद करते हैं। और अभी तक के ऐसा खास नहीं हो कि व्यापारियों के लिए सरकार ने स्पेशल में फंड का अरेंजमेंट किया हो। और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लगातार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन की विरोध कर रहा है सरकार से कि उसके पहलर में एक आप ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दे, एक ई कॉमर्स का ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे कि व्यापारी B2B B2C पे काम कर सके, व्यापारी स्वास्थ्य बीमा मिले। और अगर कोई व्यापारी, हम 50-60 साल व्यापारी कभी रिटायर नहीं होता है, एक टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, अगर कोई व्यापारी सर्विस होती है तो उसके परिवार का क्या होता है? इसके बारे में सरकार कोई ऐसा फंड करे कि व्यापारी को टैक्स के स्लैब के हिसाब से उसको मरने के बाद पीएफ टाइप का, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी को पीएफ की मांग करते हैं हम लोग, स्वास्थ्य बीमा की मांग करते हैं और एक अच्छे एजुकेशन की मांग करते हैं। साथ साथ आम अभिषेक, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। अभिषेक, आप बात करिए तब तक लोगों से और जानिए किस तरीके से लोगों के अंदर हालचाल है बजट को लेकर, किस तरीके से बजट को देख रहे हैं। हम चलते सीधा भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप मौजूद हैं। प्रदीप, किस तरीके से वहां पे लोग देख रहे हैं? चूंकि आपने व्यापारियों से बात की, अब वहां पर कोई युवा हो या किस तरीके से आम जनता क्या देख रही है? चूंकि लगातार आर्थिक संकट के बीच में ये बजट सामने आ रहा है, देश को इससे क्या फायदा होगा? इन सारे सवालों को भी जरा पूछेगा आप। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये पूरा जो जगह है वो व्यापारियों से भरा हुआ। व्यापारी कहीं ना कहीं पूरे किसी भी अगर देश की अगर अर्थव्यवस्था को माना जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाती है। और यही रीढ़ की हड्डी सहित तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई अलग अलग प्रतिष्ठानों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई जो ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचकर कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। और तो देखेंगे कि क्या कुछ जो यहाँ के व्यापारी हैं या उनके मन में किस प्रकार की जिज्ञासा है। चूंकि अलग अलग प्रतिष्ठानों से जुड़े रहते हैं और अलग अलग व्यवसायों से जुड़े रहते हैं। सर, कैसे देखते हैं आज चूंकि केंद्र जो है व्यापारी लगा के रखता है, आप युवा व्यवसायी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ का प्रेडिक्शन है, तो हम उस प्रेडिक्शन के हिसाब से चलते हैं। और एमएसएमई वर्ग बहुत आशान्वित है। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, हम उसको पूर्ण करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है, उसको पूर्ण करेंगे। मुझे ऐसा लगता है व्यापार के लिए बहुत अच्छा बजट रहेगा। साथ में हम एक मध्यम वर्गीय का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनकम टैक्स में रिबेट हो, चाहे आयुष्मान कार्ड में बढ़ोतरी वाली बात हो, व्यापारी कार्ड वाली बात हो, तो एक बहुत बड़ी सौगात हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं माननीय। आर्थिक संकट कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे ज्यादा लगा वो रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल के भावों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हो रही हैं, कई सारी क्राइसिस आने की जो चीज कही है, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से चेंजअप आएगा? जी, यही मैं कह रहा हूँ। 140 करोड़ वासी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। और ये काफी टाइम से क्राइसिस चल रहा है। कभी गल्फ में वॉर चल रहा था, इजराइल और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और आउटर कंडीशंस कहीं ना कहीं चल रही है। लेकिन हम इसमें, जैसे हमने अभी स्वदेशी का मूल मंत्र लाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भावना से 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडली बजट आएगा। और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही, 4th नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मुझे लगता है 2028 के पहले 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। और 2047 का रोड मैप हम सब मिलकर जल्द पूर्ण करेंगे। लगातार देख रहे हैं कि गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर की हम बात करें, आए दिन जो उसके रेट्स हैं वो 4 लाख के ऊपर निकल जाते हैं, फिर एक डाउनफॉल आता है। क्या लगता है कितना इम्पैक्ट आएगा आने वाले समय में जब ये बजट निकल कर आएगा? देखिए, बजट के अंदर हम चाहते हैं कि सोने चांदी पे जो इतना महंगा हो गया है, इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी कमी की जाए। और ये जो अभी डाउनफॉल आया सोने चांदी के अंदर, इससे मैं समझता हूँ जो अभी लगनसरा है, शादियां होने वाली हैं, उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी और कम दाम पे सोना चांदी उनको मिलेगा। और लगातार चूंकि आप लोग व्यापारी भी हैं और अब जनता के बीच में आप लोग बैठे रहते, तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा क्या कुछ और कर देना चाहिए ताकि व्यापार व्यवसाय भी बढ़े और जो ग्रोथ लगातार हम देख रहे हैं कि बात है 2047 तक आत्मनिर्भर देश बनाने की जो बात चली, उसमें कितना अंतर आ सकता है?
व्यापारियों को बढ़त के लिए मैं चाहूंगा कि सरकार छोटे से छोटे व्यापारी को भी आज की तारीख में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़े, जिसकी वजह से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो छोटे से छोटा व्यापारी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगा तो अपना बिजनेस अच्छी तरह से कर पाएगा और उसको इस चीज के लिए सिखाया जाना चाहिए कैसे ऑनलाइन व्यापार होता है। देखिए, व्यापार व्यवसाय को लेकर के तमाम बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो बिल्कुल प्रदीप, अब हम चलते हैं सीधा लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक बार फिर से आप बताइए लोगों से बात करके कि वो क्या सोच रहे हैं इस बजट के बारे में। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं और व्यापारियों की जो मंशा है कि बजट जो है वो व्यापार के अनुकूल हो, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सरदार जी हैं। ये बताइए कि आम आदमी क्या सोच रहा है, व्यापारी को क्या सोच रहा है, क्योंकि इसे 2047 के विकसित भारत का रोडमैप वाला बजट कहा जा रहा है कि इससे 2047 का रोडमैप तैयार होगा। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक सबसे बड़ा सेक्टर है जिसने इंडिया को हमेशा से थाम के रखा है, वो है एमएसएमई। ट्रेडर्स भी उसी का पार्ट है, एमएसएमई का। लेकिन एमएसएमई में अगर आप देखें तो 90% आज की रेट में 6.5 करोड़ जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है, उसमें से ज्यादातर जो एमएसएमई है माइक्रो सेगमेंट से आते हैं। तो सरकार को ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ स्मॉल सेगमेंट और मीडियम एंटरप्राइज क्यों नहीं बढ़े, उसके सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। साथ में क्या है कि ये कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो न्यू इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम पूरी दुनिया से कॉम्पीट करते हैं तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उस अडॉप्शन के लिए सरकार को यहाँ पर इंसेंटिव्स देने चाहिए एमएसएमई को, ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। दूसरा, जो कोलैटरल फ्री फंडिंग्स वगैरह अवेलेबल है, CGTMSE, अब इसमें आज की डेट में भी कम से कम 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरुआत होती है। अगर हम ओडी लिमिट्स एमएसएमई को इतने हायर रेट पे देंगे तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसके ऊपर ध्यान करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब पे छूट की मांग की जा रही, कहा जा रहा है कि जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लग रहा है वो 15 लाख रुपए तक न लगे और धीरे धीरे इनकम टैक्स को खत्म किया जाए। इसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है ये समझना बहुत जरूरी है। ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और इंडिया का कंजम्पशन तभी बढ़ पाएगा जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम उनके पास तब आएगी जब इनकम टैक्स स्लैब्स में राहत दिया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में राहत की मांग हो रही है, किस तरह से देखते हैं बजट, क्या उम्मीदें हैं बजट से? टैक्स में जो नया रिज्यूम है नहीं आ रहा है, नए रिज्यूम में इनकम टैक्स 12 लाख रुपए है, इसकी इनको बधाई है, पूरा देश खुश है। लेकिन 12 लाख को पूरी तरह से गणना से बाहर कर देना चाहिए और 15 लाख रुपए तक की छूट देनी चाहिए। और जो आपका 12A 80G के तहत जो छूट मिलती थी वो छूट जो है आपको इस नए रिज्यूम में देना पड़ेगा। हाउस टैक्स पे, हाउस लोन पे जो लोगों को छूट मिलती थी, जिससे आम आदमी घर खरीदता था, अगर ये छूट अगर दे देंगे उनको जो है उसमें राहत दे देंगे उसके इनकम टैक्स में, उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, जो आपका रियल एस्टेट है, उसको बूम करेगा और रोजगार बढ़ेगा। तो सरकार उसके साथ साथ जो है आपको जो है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अभी सरकार ने बहुत काम नहीं किया है, उसकी बहुत जरूरत है। देश में 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था देश के हर जिले के हर ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। देश की जनता अभी भी उस दिन का इंतजार कर रही है कि वादों के पूरे होने का इंतजार है। संजय जी, आप बताइए कि जिस तरह से बजट को लोग आज देख रहे हैं, अब इसके बाद यूपी का भी बजट 11 तारीख को, यूपी को क्या कुछ मिलेगा? क्या ये डबल इंजन की सरकार ग्राउंड पर कुछ बड़ा करेगी? दिल्ली का रास्ता यूपी से होगा, तो मुझे लगता है कि आज यूपी के लिए तमाम सौगात आज मिलेगी। मुझे लगता है कुछ नई ट्रेनों का भी आज वित्त मंत्री जी ध्यान रखेंगे। साथ साथ यूपी के व्यापारियों की काफी समय से मांग है कि रिटेल ट्रेड की पॉलिसी और ई कॉमर्स की पॉलिसी बनाई जाए, तो मुझे लगता है उसके लिए भी सरकार ध्यान रखेगी और यूपी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से तमाम तरह के फंड की व्यवस्था करेगी और साथ ही साथ चिकित्सा और शिक्षा सभी की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार काम करेगी। और हम लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स को धीमे धीमे अब समाप्ति की दिशा में ले जाएं, क्योंकि 6 करोड़ लोग केवल इनकम टैक्स देते हैं, तो अब इनकम टैक्स का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सभी लोग सर, लेकिन देश के विकास का पहिया इनकम टैक्स से नहीं, इनकम टैक्स नहीं चलता है। इनका देश के विकास का पहिया बहुत विडंबना है
जीएसटी से चल रही है और अल्कोहल चला रहा है, आबकारी से बहुत पैसा आता है उससे चल रहा है, तंबाकू इनकम टैक्स को खत्म कर देना। इनकम टैक्स खत्म हो रहा है। 6 करोड़ लोग मात्र इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और देने वालों की संख्या उससे भी कम है। ऐसे में ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। इनकम टैक्स पूरी तरह खत्म कर देगा, जो भी लोग हैं सब अपनी इनकम खुल के दिखाएंगे, खुल के इनकम दिखाएंगे, पैसे का बाजार में फ्लो होगा, पैसे का पूरा सदुपयोग हो पाएगा। तमाम ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके चैनल पर, सब लोग जानते हैं राजनेता और ब्यूरोक्रेसी ये कितना पैसा डंप किए रखे हैं, सबका पैसा निकल जाएगा तो भारत अपने आप में सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो देखिए यहाँ लखनऊ में तो यूपी की जो राजनीति है उसका भी असर देखने को मिल रहा है और इन लोगों की ये मांग है कि भाई जो इनकम टैक्स है उसमें छूट मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इनको कितनी राहत आज के बजट में मिलने वाली। जी अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक शर्मा हमारे बात कर रहे थे लखनऊ से आम जनता से। जिस तरीके से आम जनता की राय है बजट को लेकर, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंच चुकी हैं और 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। जीएसटी बदलाव होगा, इस तरीके के सवाल लगातार इर्द गिर्द घूम रहे हैं क्योंकि आर्थिक स्थिरता जो है, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। ऐसे दौर में जबकि गोल्डीलॉक्स का दौर चल रहा है, यानी कि संतुलित दौर चल रहा है जिसमें कि बढ़ती महंगाई और बचत दोनों एक साथ हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया हुआ है, ऐसे समय में देश की ग्रोथ लगातार संकट में और इस तरीके से बजट किस तरीके वाला रहेगा, क्योंकि ग्रोथ बेहद जरूरी है। लगातार हम जीडीपी के तौर पे देखें या इकोनॉमिक ग्रोथ देखें भारत देश की तो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बजट बेहद जरूरी माना जा रहा है। 2026-27 का ये जो बजट है ये बेहद खास होने वाला है आम जनता के लिए, चाहे हम बात करें देश के लिए भी ये बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही थी। जब 2020 के बाद से कोविड का काल खत्म हुआ, नई महंगाई बढ़ी, नई दरें शुरू हुई और नई योजनाओं को लागू किया गया और नए तरीके से टैक्स स्लैब्स का भी लागू किए गए, जिसके बाद से लगातार सरकार इस तरीके कदम उठा रही थी जिसमें कि बहुत सारी चीजें उनके पास वापस आए। हम चलते सीधा प्रयागराज, मनीष यादव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, क्या कुछ प्रयागराज में देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग, आम जनता क्या कुछ सोच रही है बजट के बारे में? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बजट के बारे में आम जनता को उतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ अंदेशा लगाया जाता है, बहुत कुछ चीजों को चाहती है आम जनता। तो क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, किस तरीके से उन पर काम होगा और क्या क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, पता कीजिए। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या सोचते हैं। आज जो है बड़ा बजट वो पेश होने वाला है, बजट आने वाला है, तो किस तरीके का बजट होगा, क्या सोचते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? बजट गंगा सागर शुक्ला नाम है मेरा जी। तो क्या बजट को पेश करें ठीक है, लेकिन वो मतलब महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, जीएसटी सारे डाउन होने के बाद भी है, सोने पे नियंत्रण नहीं, उसके दर पे चांदी बेतासा बढ़ती जा रही है। आप वो शादी ब्याह में सोने चांदी लोग लेते हैं, उनके पास की बात नहीं है, इस पे नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, सोने चांदी पे नियंत्रण होना चाहिए, इस पे महंगाई जो बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये और किस तरीके से आज का जो बजट आएगा वो किस तरीके से देखते हैं, क्या किस तरीके का बजट होना चाहिए? बजट तो ये सबके हित में होना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए। अब ये थोड़ा जैसा लगे कि रोजगार बढ़ना चाहिए, बजट ऐसा होना चाहिए। अच्छा, रोजगार और जो है महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए, इस तरीके की बात है। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? आपका बजट मेन ये है बजट में कि ये रोजगार जो है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इस सरकार में। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट का कोई इस पे फोकस नहीं है। कोई भी भर्ती हो रही है तो वो गवर्नमेंट अपने से नहीं करके, वो जब तक कोर्ट में नहीं जा रहा है, कोर्ट से कुछ नहीं हो रहा है, तब तक उस भर्ती पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बेरोजगारी तो दूर करना है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि इतने बेरोजगार और इतने बेरोजगार युवा जो हैं वर्ल्ड में कहीं नहीं है जितने इंडिया में। तो इसको तो इन लोगों को मुख्य रूप से टारगेट करना चाहिए बजट में। ठीक है, आप क्या कहेंगे भैया, आप क्या सोचते हैं आज का बजट जो आने वाला है किस तरीके का होगा? इसमें हो महंगाई हो ज्यादा सोने चांदी में, इसमें हो ये हम। अच्छा, आप एक युवा हैं तो क्या सोचते हैं, युवा किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि पेश होगा वो किस तरीके का होगा, कैसे बजट आएगा और किस तरीके का बजट होना चाहिए? हम लोग तो इसमें हो बजट चाहेंगे। ठीक है जी मनीष, हम आपको पास लौटकर वापस आएंगे। आप जान रहे हैं जनता का क्या हाल है बजट को लेकर। अब सीधा चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप मौजूद हैं। प्रदीप, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है? लगातार आप रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं, किस तरीके से लोगों की राय है और अब क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं, बताइएगा।
देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि बजट का जो समय है धीरे धीरे निकलता आ रहा है और ऐसे में व्यापारी जो हैं वो लगातार जो हैं वो आते जा रहे हैं और कोशिश हर बार होती है सरकार की तरफ से कि बजट को बेहतर से बेहतर लाया जाए। सर आज बजट का दिन है और निर्मला सीतारमण जी 9वीं बार ये बजट पेश करें, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? बजट को इसलिए देखते हैं अपन, बजट बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव करता है व्यापारियों के आने वाले समय के लिए और व्यापारियों को किस हिसाब से बजट में राहत मिल सकती है। तो निश्चित रूप से आज ये जो भोपाल का व्यापारी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है जो अपने प्रतिनिधि को रूप में चुनने जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट करता है कि उन व्यापारियों को क्या लाभ मिलने वाला है इस बजट में, टैक्स में किस तरह की राहत मिलने वाली है। दवा व्यापारी भी हैं और दवाओं को लेकर के लगातार जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि जेनेरिक दवाइयों में छूट मिलनी चाहिए या जो ऐसी दवाइयां जैसे कैंसर टाइप की जो दवाइयां आती हैं उसको लेकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सब दवाई जो आज एक बहुत बड़ा सेक्टर है दवा का और परिवार में आज जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ा लोग घरों में दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ग्राहक को भी उस चीज की राहत मिलनी चाहिए और ग्राहकों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए और प्लस व्यापारियों में किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि भैया ये दवा का रेट ये इस तरह से चलेगा या इस दवा का रेट इस चलेगा। जेनरिक और एथिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो चाहता है दवा व्यवसाय की ट्रांसपेरेंसी रहे दवाइयों के रेट्स में और अनर्गल किसी दवा में जो ऐसी दवाएं हैं जो जीवन रक्षक दवाएं कहलाती हैं उनमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की जी बिल्कुल। हम बात करें प्रदीप तलरेजा से। प्रदीप, उनसे बात करते रहिए, पता करिए किस तरीके से उनकी जनता का हाल है, व्यापारी क्या कुछ सोच रहे हैं इस मामले पे। 1 फरवरी यानी कि वो दिन जब आज केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट को पेश किया जाएगा 11 बजे संसद में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ली है और अब 11 बजे केंद्रीय बजट को संसद में पेश कर दिया जाएगा। इसके चलते कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आम जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा, कई सारे सवाल, कई सारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचा जाएगा। आज पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इस बजट को पेश कर चुकेंगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ छाया जायसवाल रायपुर से जुड़ी हुई है। छाया, क्या कुछ आज वहां पर देखा जा रहा है, किस तरीके से लोगों में उत्साह है या लोग किस तरीके से देख रहे हैं बजट को, क्योंकि बड़ा बजट है, क्योंकि आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आर्थिक अनिश्चितताएं सामने आ रही है। इस पर देश के लोग क्या सोच रहे हैं देश के लिए और बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभी के निगाहें अब जो है केंद्रीय बजट पर टिकी हुई है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, आम जनता हो, क्योंकि ये जो बजट है वो काफी खास माना जा रहा है। काफी बड़ा बजट होता है, केंद्रीय बजट है और अब से कुछ ही देर में 1 घंटे का समय बचा हुआ है और कुछ देर में जो है बजट भाषण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुरू होगा और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये जो बजट भाषण है वो चलता है। रायपुर की जनता से भी जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि लगातार आज जो है केंद्रीय बजट 9वां बजट है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो पेश करेंगी। कैसे देख रहे हैं केंद्रीय बजट को? श्रीमती निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं उनको हमारी रायपुर की जनता की तरफ से, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और हम चाहते हैं कि सभी को इस महंगाई से राहत मिले। सीनियर सिटीजन लोग को जो सुविधाएं रेल में मिलना चाहिए, बस में मिलना चाहिए या बैंकों में अलग से उनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो उसका अभाव है अभी। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है उस पर किसी तरह कंट्रोल करना चाहिए और जरूरत की चीजों को सस्ता किया जाना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दिया जाना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि हमारा जो बजट है वो हमारे लिए फायदेजनक है और इसके लिए हम बधाई देते हैं केंद्रीय बिल्कुल। जिस तरीके से ये बजट है पेश होने वाला है, लगातार ये 9वां बजट है और आम आदमी क्या कुछ अपेक्षा करता है, क्या कहेंगे? सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है कि पहली बार इतिहास में रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार जो है कार्य करना चाहती है, देश के लिए हित में कार्य करना चाहती है। आम आदमी की आपने जो बात मुझसे पूछी, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं
रोटी का जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, इस पर नियंत्रण आना चाहिए। कपड़ा जो मूलभूत आवश्यकता है, इस पे रेट महंगाई कम होनी चाहिए, और मकान पे चीजें और शिक्षा पे जो है निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि 9वीं बार बधाई देते हैं मैडम को कि वो अच्छा बजट प्रस्तुत करें। और शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर, ताकि गरीब, वंचित, पददलित जो लोग हैं, देश की आधी जनसंख्या गरीबी में रहती है, उसको निश्चित तौर पर रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की आधारभूत आवश्यकताओं में निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। इस वजह से उम्मीद है कि महंगाई दर जो है वो कम हो। चारों तरफ महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर आज रविवार को दिखाया है, सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है, अपने कार्य करने की शैली दिखाई है। लगातार सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या कारण है, क्या आज कुछ कम होने के आसार हैं? मुझे तो नहीं लगता सोना चांदी की कीमतें कम होंगी, और हम चाहते हैं कि कम हो तो आम पब्लिक भी ले सके, मेरे जैसा आदमी भी कुछ खरीद सके। आज हम कुछ भी खरीद नहीं पा रहे हैं, बेबस है ना। तो चाहते हैं सरकार कुछ कदम उठाए तो हम भी सोना चांदी खरीदे। छाया, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 9वीं बार वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं, इससे पहले 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं, तो लोग जो 8 बार देख चुके हैं बजट को, वो क्या देख रहे हैं कि पिछले बजट की तुलना में इस बजट में क्या कुछ नया होना चाहिए? क्योंकि 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं तो कुछ तो नया घोषणा चाहते हैं व्यक्ति, आम जनता क्या चाहती है कि पिछले बजट के अनुसार इस नए बजट में क्या कुछ नया मिले? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार भी बजट पेश हुआ है, 8 बार से लगातार बजट पेश हो रहा है, इस बार क्या कुछ नया होना चाहिए बजट में, क्या लगता है आपको? मेडिकल को लेके, एजुकेशन को लेके कमर तोड़ के रखा है आम आदमी का बहुत ज्यादा। निर्मला सीतारमण जी से जो 9वीं बार पेश कर रही हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। और आम आदमी को मेडिकल और एजुकेशन ये बहुत तकलीफदायक है, आम आदमी के बजट के ऊपर है। इस बजट में निर्मला सीतारमण से उम्मीद करते हैं कि इसमें विशेष राहत पैकेज दे, ताकि लोग अच्छी शिक्षा दे सके और अच्छा मेडिकल का वो दे सके। अभी प्रधानमंत्री जो आप मेडिकल कार्ड जो बन रहा है, उसमें कोई भी हॉस्पिटल वाला लेने को तैयार नहीं है और अपनी मनमानी करते। तो बजट में ये चीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए निर्मला सीतारमण जी को कि आम आदमी को राहत मिले। बिल्कुल, युवाओं के लिए क्या लगता है आपको, क्या कुछ होना चाहिए विशेष जिससे युवाओं को और भी रोजगार मिले, अच्छा काम वो कर सके? युवाओं के लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको सुविधाएं दी जाए ज्यादा से ज्यादा, जो भी उनकी एजुकेशन वगैरह के लिए, पढ़ाई वगैरह के लिए उसमें बेनिफिट मिले, उनको रियायत, रोजगार वगैरह दी जाए उनको। क्योंकि ऐसा है कि रोजगार युवाओं को बहुत कम ही मिल रहा है। जैसे कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए तो रोजगार है ही नहीं हमारे, जैसे कि मैं सामान्य वर्ग का हूँ, लेकिन हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई हमारे लिए छूट नहीं है, तो हम तो बेरोजगार ही है समझ लीजिए उस हिसाब से। तो हमारे लिए ऐसा कुछ सामान्य वर्ग के लिए कुछ पहल उठाए, कुछ बजट में लाए, ताकि हमारा भी कुछ भला हो। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हमारे साथ मौजूद है पीसी शर्मा, पूर्व कांग्रेस मंत्री। पीसी जी, आप ये बताइए किस तरीके से बजट को देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश कर रही हैं, आम जनता इससे क्या कुछ सोच रही हो, आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर? बजट का जो देखा है कि जी पिछले जो बजट था, इससे सबसे ज्यादा पैसा कर्ज ज्यादा करने में हुआ है। सरकार कर्जदार है पूरी तरह, हर एक नागरिक हिंदुस्तान का कर्जदार है। और दूसरा जो हेल्थ और एजुकेशन पे जो खर्च होना था, वो बहुत परसेंटेज 98% खर्च ही नहीं हुआ। पर हेल्थ में और एजुकेशन में नहीं करोगे तो बचा क्या? और ये बार बार इन्होंने बात की है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम पे है। महंगाई और रोजगार ये दो चीज अहम है, इसमें देखना है कि क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि 11 साल में ये कुछ नहीं हो पाया। पीसी जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि आर्थिक अनिश्चितताएं लगातार बढ़ी हुई हैं, ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है, और ऐसे में सरकार को कोशिश क्या करनी है, किस तरीके से इन सब समस्याओं से बाहर निकल सकती है सरकार? बाहर ट्रंप सरकार उसमें गई, और वही ट्रंप जिसके आदेश पे ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, वो ही मदद नहीं कर रहा है मोदी सरकार की। सबसे बड़ी बात यह है, सवाल यह है कि इनकी जो विदेश नीति है, इनकी जो देश की नीति है, दोनों फेल हो गई है। बांग्लादेश जिसको आजाद इंदिरा गांधी ने कराया, उसने अपनी 1000 एकड़ जमीन चीन
और छीन ली हमसे। तो ये सब रोजगार के वो थे। अगर वहाँ पे काम करता भारत तो वहाँ पे रोजगार वहाँ पे भी पैदा होते, लेकिन कहीं रोजगार पैदा नहीं हो रहे। महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार का जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड केवल बांटो और राज करो इस पे है। किसी तरह भी एक आम आदमी की ग्रोथ हो, उसके पर कैपिटल इनकम बढ़े, ये हो नहीं रहा। इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकम टैक्स में भी राहत देना चाहिए, उसमें भी और राहत देना चाहिए। टैक्स पे टैक्स लग रहा है। बिल्कुल पीसी जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एशियन न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका। हम बात कर रहे थे पीसी शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री कांग्रेस में मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके थे। उनसे सब आप जानकारी हमने ली किस तरीके से बजट को लेकर सरकार को काम करना है, किस तरीके से आम जनता बजट को देख रही है।